ओके, तो कल वाला जो कुछ भी हमने पढ़ा उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो इसके पहले कल जो कुछ हमने पढ़ा वो एक बार देख लेते हैं ताकि आज की क्लास पीछे वाली क्लास से कनेक्टेड रहे। तो सिलेबस आप सबने देख लिया था। सिलेबस में ही आपने कल थोड़ा बहुत डेफिनेशन के बारे में जाना था। स्टैटिस्टिक्स है क्या, इसका स्कोप है, कौन कौन से फील्ड में स्कोप है। फंक्शन तो हम सारे पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कौन कौन से हैं आज हम बात करेंगे। इसकी लिमिटेशंस पे, डिसट्रस्ट यानी कब लोगों का भरोसा इस पे से उठ जाता है, डिसट्रस्ट एंड मिसयूज़, और इसके गलत तरीके से यूजेस क्या क्या हो सकते हैं इसको देखेंगे। फिर आज हम लोग देखेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। ये पूरा आज हमारा प्लान है आप लोगों को समझाने का। और अगर टाइम बचता है तो इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, टेबुलेशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे। क्लासिफिकेशन में होता है कि हम डेटा को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन कौन से बेसिस हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन पे हम लोगों के सिलेबस में एक पूरी की पूरी थ्योरी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी बहुत आप लोगों को हम समझाएंगे, और अगर पेपर में क्वेश्चंस इससे कुछ बन रहे हैं तब तो ज़रूर बताएंगे। तो पेपर का डिस्कशन करेंगे तब ये भी देख लेंगे कि किस फील्ड से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या आपको समझाना ज़रूरी है। और ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डेटा का कैसे करते हैं, कितनी तरीके से कर सकते हैं, उनमें से कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज का टारगेट यही है कि प्राइमरी डेटा से हम स्टार्ट करेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे, डिसट्रस्ट और मिसयूज़ देखेंगे, और सैम्पलिंग का आज एलिमेंट्री आइडिया लेंगे हम लोग कि सैम्पलिंग क्या होती है और कैसे सैम्पलिंग टेक्निक्स को हम लोग लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से आज हमें स्टार्ट करना है। तो हमने कल बात की थी इसकी, लेखा जेखा ज्यों का त्यों, फिर कुनबा डूबा क्यों। ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में एक बहुत ही फेमस फ्रेज़ है, और ये फ्रेज़ हमें ये बताती है कि स्टैटिस्टिक्स में अगर हम अपने डेटा पर डिपेंड रहें और डेटा की जांच ना करें तो भी हमारा नुकसान हो सकता है इस डेटा की वजह से। कैसे, उसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिसके लिए फ्रेज़ बनी है, लेखा ज्यों का त्यों, फिर कुनबा डूबा क्यों। तो होता क्या है कि एक गांव में बाढ़ आती है। तो बाढ़ आती है तो एक परिवार इस नदी को पार करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, और इस परिवार का एक व्यक्ति स्टैटिशियन होता है, उसने स्टैट्स अच्छे से पढ़ रखी थी। तो वो अपनी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करता है और इस नदी की जो गहराई होती है उसका एवरेज निकालता है। एवरेज समझ रहे हैं, कहीं पर गहराई थी 6 फीट, कहीं पर गहराई थी 4 फीट, कहीं पर गहराई थी 5 फीट। जब उसने एवरेज निकाला तो देखा एवरेज आ गया 5 फीट। फिर उसने अपने परिवार में सभी लोगों की ऊंचाई ली, हाइट, और हाइट उसके परिवार का जो एवरेज हाइट आया वो आया 5.5 फीट। तो जब उसके परिवार की एवरेज हाइट नदी की एवरेज गहराई से ज़्यादा हो गई, डेप्थ से ज़्यादा हो गई, तो उसने कहा कि इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग नदी को पार करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग पार कर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों की एवरेज हाइट ज़्यादा है। लेकिन नदी में कहीं कहीं पर गड्ढे भी थे, और नदी पर इसके परिवार में कुछ लोगों की हाइट इससे कम भी थी, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू। इसके आसपास की वैल्यूज़ का ये एवरेज होता है, कुछ वैल्यूज इससे बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। तो जब वो अपने परिवार को लेकर नदी में गया तो इस वजह से उसका पूरा परिवार नदी में डूब गया। तो कहावत बनी, लेखा ज्यों का त्यों, फिर कुनबा डूबा क्यों, यानी पूरा का पूरा कुनबा यानी परिवार क्यों डूब गया, जबकि डेटा तो सही था, डेटा तो बता रहा था कि उसके परिवार की एवरेज हाइट ज़्यादा है। तो ये है स्टैटिस्टिक्स का एक तरीके से मिसयूज़, कि स्टैटिस्टिक्स को हम लगाते तो हैं लेकिन हमको लगाने के पहले
उसकी लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर स्टैटिस्टिक्स हमें रेस्ट्रिक्ट करती है। अब कौन बता सकता है कि उसने यहाँ पर क्या गलती की, उसने एक्चुअल में क्या ऐसा था जिसको मिस कर दिया। अगर वो उस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा सोचता तो शायद ऐसा ना होता। चलिए मैं ही बताता हूँ। उसने केवल एवरेज देखा, जबकि स्टैटिस्टिक्स में केवल एवरेज के बेसिस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक हमको इसके साथ एक चीज़ और ना पता हो। अब वो चीज़ क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन कह लो या फिर वेरिएंस कह लो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, एवरेज को भी हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे तब। तो आज के लिए बस इतना ही जान लो कि एवरेज उसने बस देखा, उसने वेरिएशन नहीं देखा कि नदी की गहराई का एवरेज तो ये आ गया, लेकिन नदी की गहराई में वेरिएशन कितना है। अब एवरेज और वेरिएशन के बारे में डिफरेंस हम जानेंगे आगे की क्लासेस में। तो ये थी इस फ्रेज का मतलब, और आपने इसको समझ भी लिया अच्छे से। और आप लोगों को ये फ्रेज बुक में लिखी मिल जाएगी या इंटरनेट पे डालोगे तो इसके पीछे पूरी एक कहानी भी आपको दिखेगी, लेखा जोखा ज्यों का त्यों फिर कुनबा डूबा क्यों। तो लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में एक तो ये हो गई कि हमको सिर्फ एवरेज नहीं देखना है। लिमिट स्टैटिस्टिक्स को हम जब भी यूज़ करते हैं तो कुछ लिमिट्स यानी कुछ सीमाएं होती हैं, उनको ध्यान में रखना होता है। एक और एग्जांपल लेकर हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या लिमिट है। तो हमने यहाँ पर दो बच्चों को लिया ए और बी, और हमने कहा इन दोनों बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, दोनों का जो परसेंटेज है वो सेम है 60%, 60%। अब कोई भी इस एवरेज को अगर देखेगा तो आइडिया क्या लगाएगा, यही लगाएगा कि बोथ आर इक्वली एफिशिएंट, दोनों बच्चे पढ़ने में बिल्कुल एक जैसे हैं। कोई लोग बोल दो, मेरी आवाज़ सबको मिल रही है? जी सर, आ रही है। यस सर। ठीक है। तो अब कोई भी इन बच्चों के नंबर को देखकर तो यही अंदाज़ा लगाएगा कि बोथ आर इक्वली एफिशिएंट, दोनों के नंबर एक जैसे हैं तो दोनों एक जैसे होंगे। लेकिन अब हम इसके पीछे की कहानी देखते हैं। हमको इनका रॉ डेटा मिल गया। रॉ डेटा का मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में इनके स्कोर्स क्या थे। तो इस वाले बच्चे का स्कोर था 50%, सेकेंड ईयर में 60% एंड थर्ड ईयर में 70%। जबकि इस बच्चे के स्कोर की अगर हम बात करें तो था 70, 60 एंड 50। तो अब दोनों बच्चों का जब हमने राय स्कोर देखा तो ये पता चला कि एक कंसिस्टेंटली स्ट्रांग होता जा रहा है, यानी कि ये अपनी समझ बढ़ाता जा रहा है और अपने परसेंटेज को बढ़ाता जा रहा है, जबकि एक का मन पढ़ाई से हटता जा रहा है और उसके परसेंटेज कंसिस्टेंटली डिक्लाइन कर रहे हैं। तो इसका एक ही मतलब हुआ कि रॉ डेटा को देखे बिना अगर हम स्टैटिस्टिक्स की केवल एवरेज वैल्यू को यूज करते हुए ये बता दें कि बोथ आर इक्वली एफिशिएंट, तो यहाँ पर भी ये बात यानी लिमिटेशंस वाली बात आ जाती है कि स्टैटिस्टिक्स केवल इस तरह से नहीं आगे बढ़ सकती है। इसके लिए एक और फ्रेज कही गई है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाई। यहाँ पर 3 तरीके के झूठ हैं। एक को कहते हैं झूठ, दूसरे को कहते हैं सफ़ेद झूठ, और तीसरे को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। मैं आप लोगों को बुक का स्क्रीनशॉट आज ग्रुप पे भेजूंगा, देखिएगा ये साफ साफ लाइन लिखी हुई है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाई, लाई, डैम्ड लाई एंड स्टैटिस्टिक्स। झूठ, सफ़ेद झूठ और सांख्यिकी। तो सांख्यिकी झूठ बोलती है। झूठ बोलने का मतलब कि अगर आपने डेटा को सही से ऑब्जर्व नहीं किया या डेटा की स्टडी करने वाला एक्सपर्ट नहीं है, इंटरप्रेटेट सही से नहीं कर पा रहा है, तो उसके रिजल्ट भ्रामक होंगे, फैलेसियस होंगे, यानी हमें वो ऐसा दिखाएंगे जो एक्चुअल में नहीं हो रहा होगा। तो ये है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्टैटिस्टिक्स पर डिस्ट्रस्ट यानी भरोसा खो बैठते हैं, और या फिर हम उसी स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर लेते हैं गलत तरीके से, मिस यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास 2 बैट्समैन हैं ए एंड बी, हम इनके स्कोर लिख रहे हैं। ये करुण नायर टेस्ट मैच में इन्होंने 309 रन बनाए, इसके बाद इनका स्कोर है 120, इसके बाद इनका स्कोर है 0। एक बल्लेबाज है बी, हम इसको ले रहे हैं, इसका पहले मैच में 75 स्कोर है, फिर 80 है और फिर 100 है। अब अगर हम तीनों का एवरेज लें तो जाहिर सी बात है इसका एवरेज ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसका टोटल ही ज़्यादा हो रहा है, जबकि इसका टोटल तो 300 से कम हो रहा है, तो इसका एवरेज कम आएगा। अब एवरेज के आधार पर यानी बैट्समैन का एवरेज देखा जाता है। जब बैट्समैन बैटिंग करने आता है तो आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले एक स्कोर कार्ड खुल के आता है, उस स्कोर कार्ड में बैट्समैन का एवरेज होता है। तो बताते हैं कि इसका एवरेज इतना है, यानी प्रति मैच इसने इतने रन बनाए हैं।
तो एवरेज 56 या 60 के ही आसपास रहता है, इतना ही अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर केवल एवरेज से हम यहाँ पर बैट्समैन को सेलेक्ट करें क्रिकेट टीम में, तो जाहिर सी बात है ए को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंसी देखें तो ये एक बार अगर 309 रन बना रहा है तो एक बार 0 पर भी तो आउट हो रहा है, यानी भरोसा करने के मामले में इस पर हम कम भरोसा करेंगे। जबकि इसके स्कोर को देखें तो ये स्कोर अच्छा कर रहा है और हर बार कर रहा है। तो यहाँ पर तो हमने सिर्फ 3 वैल्यूज़ दी हैं। एक्चुअल में कंसिस्टेंसी सिर्फ 3 वैल्यू से डिफाइन नहीं हो सकती है, लेकिन हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं सिर्फ समझाने के पर्पज़ से, कि आपको ये समझ आए कि केवल एवरेज ही सब कुछ नहीं है स्टैटिस्टिक्स में। तो कंसिस्टेंसी यानी कि वेरिएशन भी एक रोल प्ले कर रहा है कि स्कोर में वेरिएशन कितना हो रहा है। तो जब हम वेरिएंस की कैलकुलेशन आपको बताएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन आपको बताएंगे, तो आप उस स्टैंडर्ड डेविएशन को देखकर और एवरेज को देखकर तब डिसीजन लोगे कि हाँ कौन अच्छा है और कौन खराब है। चलिए, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इस तरह के बहुत एग्जाम्पल हमें मिलेंगे जिसमें हमको स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस दिखेगी। स्टैटिस्टिक्स पढ़ते समय जब पर्टिकुलर चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, इस तरह से, तो उनकी अपनी अलग लिमिटेशंस हैं, दैट आर आल्सो नोन एज द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स के वो टॉपिक्स हैं, तो जो उनकी लिमिटेशंस होंगी वो भी स्टैटिस्टिक्स की ही लिमिटेशंस कहलाएंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा पे बात करते हैं। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। प्राइमरी डेटा का मतलब जो पहली बार कलेक्ट किया गया हो ऐसा डेटा। सेकेंडरी डेटा का मतलब जिसको किसी और ने कलेक्ट किया था, बाद में हमने उसको फिर से यूज़ कर लिया। अब आप पहले तो रियल लाइफ एग्जांपल देख लो कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा कहाँ पे आ रहा है। जब भी इंडिया में सेंसस हुआ है, तो आप सबकी उम्र इतनी होगी कि आपने 2011 वाली सेंसस देखी होगी। तो 2011 वाली सेंसस में क्या होता है, जो सेंसस यानी जनगणना करने वाले लोग होते हैं वो घर घर जाते हैं और घर के एक हाउस होल्ड यानी मालिक को पकड़ते हैं और उससे घर का सारा डेटा लेते हैं। आपके घर में कितने मेंबर हैं, उनके बच्चे कितने हैं, कितनों की शादी हुई है, नहीं हुई है। तो ये जो हो रहा है ये प्राइमरी डेटा है। क्यों प्राइमरी डेटा है? क्योंकि हम सीधे पर्सन के पास जाकर इस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। अब मान लो कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस साल कितने बच्चों का जन्म हुआ, वो ये जानना चाह रही है। तो वो क्या करेगी, वो सीधे हॉस्पिटल्स को पकड़ेगी, या गांव में अगर हम देखें तो गांव में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं या आशा बहुएं हैं, उनसे कहेगी कि आपके गांव में जितने बच्चे हों उनका डेटा हमें दीजिए। तो सब लोगों ने डेटा उठाकर गवर्नमेंट को दे दिया। अब सारा का सारा डेटा गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको प्राइमरीली नहीं कलेक्ट किया। हॉस्पिटल्स ने पहले कलेक्ट कर लिया था और ग्राम पंचायतों ने कलेक्ट कर लिया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको उनसे लिया। तो ये एक तरह से सेकेंडरी डेटा कहलाता है। अब सेकेंडरी डेटा का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ 2 ही स्टेज पे हो। गवर्नमेंट ने इस डेटा को कलेक्ट किया, एक बुक बनाई, इस बुक का नाम रखा SRS, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और इसमें इस डेटा को पब्लिश कर दिया। डेटा जब इसमें पब्लिश हो गया तो किसी रिसर्चर ने जिसको रिसर्च करनी थी बर्थ रेट पर, उसने इनके डेटा को उठा लिया। तो अब ये डेटा पहली बार किसी और ने कलेक्ट किया, गवर्नमेंट ने सेकेंडरी लिया, फिर ये उठाया गया किसी और के थ्रू। तो अब हम इसको टर्सरी या इस तरह से नाम नहीं देंगे, इसको सेकेंडरी कहेंगे। यानी यूज्ड डेटा को जब भी कोई दोबारा कलेक्ट करेगा तो उसको सेकेंडरी डेटा ही कहेंगे। और प्राइमरी डेटा के एग्जांपल्स हैं, जिनके घर में 4 व्हीलर्स होंगी उनके घर में अक्सर कंपनी की तरफ से एक फॉर्म आता है भरने के लिए, फीडबैक फॉर्म। उस फीडबैक फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको उन पे मल्टीपल टिक करना होता है। या कभी कभी देख रहे होंगे आप लोग कि कोई रिसर्चर अगर सर्वे करता है तो वो एक क्वेश्चनर आपको भेजता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आप जो डेटा दे रहे हैं वो प्राइमरी डेटा है। और बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, क्वेश्चनर में डेटा भरा होगा, और आजकल तो एडवांस टेक्निक चल गई है। गूगल फॉर्म पे जाइए, अपना पूरा फॉर्म बनाइए और उसको लिंक को दूसरे लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। वो लोग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, सारी डिटेल भरेंगे, जैसे ही सबमिट करेंगे आपकी ईमेल आईडी पे मैसेज आ जाएगा कि एक लोगों ने, जिनका नाम ये है, अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है। और आप उस डेटा को सीधे उठाकर एक्सेल की सीट पर बनाकर पूरा डेटा समराइज कर सकते हैं। तो प्राइमरी डेटा कई तरीके से कलेक्ट हो रहा है। चलिए इनके डेफिनेशंस पे आते हैं। प्राइमरी डेटा रिफर्स टू द फर्स्ट हैंड डेटा, यानी प्राइमरी डेटा क्या बताता है, जो पहली बार लिया गया हो, फर्स्ट हैंड डेटा हो। जैसे बाइक के बारे में नहीं कहते सेकेंड हैंड बाइक, तो ये फर्स्ट हैंड। फर्स्ट हैंड मतलब पहली बार। गैदर्ड बाय द रिसर्चर्स हिमसेल्फ,
यानी ये इकट्ठा किया गया हो किसी ज़रूरतमंद, रिसर्चर का मतलब यहाँ पर जो किसी चीज़ पे स्टडी करना चाह रहा था उसने इकट्ठा किया हिमसेल्फ, खुद से। तो ये हो गया प्राइमरी डेटा। तो आप लोगों को प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन क्लियर है। अब अगर प्राइमरी डेटा पे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता है तो आपने इतना तो जान लिया है कि प्राइमरी डेटा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। किसी एक की एंट्री है, मैं ज़रा एंट्री दे दूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमरी डेटा के बारे में आपने इतना जान लिया। तो अगर आपने इतना पढ़ा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरी बात प्राइमरी डेटा की क्या, रियल टाइम डेटा। रियल टाइम का मतलब जब डेटा लिया जाएगा वो तभी की ही इन्फॉर्मेशन होगी। ऐसा नहीं है कि हम डेटा आज ले रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन हमें पास्ट की बता रहा हो, जबकि सेकेंडरी डेटा हमें कैसी इन्फॉर्मेशन देता है, पास्ट डेटा की। अब सेकेंडरी डेटा हॉस्पिटल्स ने इकट्ठा करके रखा था, गवर्नमेंट ने उसको 2 साल के बाद मांगा, तो 2 साल के बाद डेटा जो लिया जा रहा है वो है तो 2 साल पहले का ही, तो उसको पास्ट डेटा कहते हैं। सेकेंडरी डेटा की डेफिनेशन में लिखा है सेकेंडरी डेटा मीन्स डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर, यानी किसी और के द्वारा कलेक्ट किया गया हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रोसेस पे। वेरी इन्वॉल्व प्रोसेस, इसका है क्विक एंड इजी प्रोसेस। अब वेरी इन्वॉल्व मतलब इसका क्या है कि इस वाले डेटा को इकट्ठा करते समय हमको बहुत ही ज़्यादा समय देना पड़ेगा, जबकि सेकेंडरी डेटा किसी के थ्रू इकट्ठा किया गया, हम इसको आसानी से उससे ले सकते हैं, किसी मैगजीन से ले सकते हैं, किसी पब्लिश इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। सोर्स, प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जा सकता है, तो सबसे पहला सोर्स है सर्वे, जो अक्सर होते रहते हैं। गवर्नमेंट सर्वे कराती है और डेटा कलेक्ट करती है, और रिसर्चर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से सर्वे करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं। तो आप लोग इनके बारे में तो बहुत सारे एग्जांपल जानते होंगे कि सर्वेज में क्या होता है, कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है। ऑब्जर्वेशंस, प्रेक्षण के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, यानी हम लोगों से पूछकर ऑब्जर्वेशंस या कुछ करके, कोई एक्सपेरिमेंट करके भी ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स वाले अक्सर करते हैं। अलग अलग जगह की ग्रेविटी को टेस्ट करते हैं कि यहाँ की ग्रेविटी में कितना डिफरेंस आ रहा है, डिस्टेंस, केंद्र से डिस्टेंस के हिसाब से। तो एक्सपेरिमेंट करके जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं उनसे भी हम डेटा, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। या अगर हम किसी और रिसर्च की बात करें जिसमें कुछ ऐसा हो रहा है जिससे हमें कुछ मिल रहा है, इसके एग्जांपल में हम आपको क्या बता सकते हैं। सपोज़ कर लो किसी आदमी को एक लेंस है, उसकी फोकस डिस्टेंस निकालनी है, तो वो एक्सपेरिमेंट करके, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो उसको डेटा मिलेगा उसको नोट करेगा। तो जिनने फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे वो बहुत सारे डेटा नोट करते हैं। अब ये डेटा वैलिड है कि नहीं है इसकी जांच बाद में होती है। क्वेश्चनायर एक तरीका है। क्वेश्चनायर का मतलब हमें जो डेटा चाहिए हम उसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं और उसका पूरा एक सेट बना लेते हैं, फिर वो क्वेश्चनायर हम लोगों को भेज देते हैं। क्वेश्चनायर से डेटा कलेक्ट करने के 2 तरीके हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है कि जब हम क्वेश्चनायर लेकर जाएं और उस आदमी से पूछकर डेटा भरें। इनडायरेक्ट का मतलब होता है हमने क्वेश्चनायर भेज दिया और उस आदमी ने उसको भर के हमें वापस कर दिया, जैसे कि कार कंपनीज करवाती हैं, मेल कर देती हैं और लोग उसको भर के वापस कर देते हैं। डायरेक्ट वाले क्वेश्चनायर में ये होता है कि अगर जिससे हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो उस क्वेश्चनायर को ही नहीं समझ पा रहा है, सपोज करो वो हिंदी पढ़ लेता है लेकिन क्वेश्चनायर इंग्लिश में है, तो फिर डायरेक्ट वाला ही ज़्यादा अच्छा रहता है। पर्सनली हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू लेकर, पर्सनल इंटरव्यूज़ को कहते हैं, एसेट्रा। और भी कई तरीके हैं जिससे हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, देखो नंबर 1 पे इसको रखा गया क्योंकि सबसे ज़्यादा सेकेंडरी डेटा गवर्नमेंट के द्वारा जो पब्लिश होता है उसी को लिया जाता है। वेबसाइट्स में मिल जाता है, हमें किताबों में सेकेंडरी डेटा मिल जाता है। जर्नल्स आर्टिकल्स, जर्नल आर्टिकल्स का मतलब होता है रिसर्च की भी एक किताब होती है, जब रिसर्च बहुत सारे लोग करते हैं तो उसको एक बुक में पब्लिश किया जाता है जिसे हम जर्नल्स कहते हैं। और अगर रिसर्च का कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसे हम आर्टिकल कहते हैं। इंटरनल रिकॉर्ड्स, यानी और भी बहुत सारे इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं जहाँ से हमें सेकेंडरी डेटा मिल सकता है। आते हैं आगे, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि प्रभावी है कि नहीं है पैसे के मामले में। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना बहुत खर्चीला है, क्योंकि प्राइमरी डेटा हम टाइम भी ज़्यादा लगाएंगे और लोगों के पास जाएंगे तो क्वेश्चनायर का छपवाना, जो लोग क्वेश्चनायर लेकर डेटा भरने जा रहे हैं उनका आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा,
तो ये सारी चीज़ें मिलाकर प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना एक एक्सपेंसिव टास्क है, जबकि सेकेंडरी डेटा इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मतलब हमारी बचत करता है। सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी इकट्ठा किया हुआ, अगर हमारे काम का है तो हमने उसे ले लिया और अपनी रिसर्च कर ली। कलेक्शन टाइम, इसमें ज़्यादा समय लगता है, जाहिर सी बात है सेकेंडरी डेटा में कम समय लगेगा। स्पेसिफिक, जो प्राइमरी डेटा होता है, स्पेसिफिक का मतलब जिस पर्पज़ के लिए हम डेटा चाह रहे थे हमने उसी पर्पज़ के लिए डेटा कलेक्ट किया। अब सपोज़ हम स्टडी कर रहे हैं इनकम पे, तो हम वही सवाल पूछेंगे जो इनकम से जुड़े हुए हों, इनकम से रिलेवेंट हों। हम उसका एक्सपेंडिचर पूछेंगे, हम उसका रहन सहन पूछेंगे, हम उसका घर देखेंगे कितना बड़ा है, हम देखेंगे उसके पास गाड़ियाँ कितनी हैं, इस तरह से। तो स्पेसिफिक होता है ये, जिस चीज़ के लिए हम चाह रहे हैं डेटा बस वही कलेक्ट करते हैं। जबकि सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, हमें रिसर्च कुछ और करनी है लेकिन हमको सेकेंडरी डेटा में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो सेकेंडरी डेटा स्पेसिफिक नहीं होता है। हो सकता हो जो हमको मेन इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी लैक हो, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो, तो ये स्पेसिफिक नहीं होता है और ये स्पेसिफिक होता है। अब इन पर बेस्ड आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो प्राइमरी डेटा का सोर्स नहीं है। 3 ऑप्शन इधर के होंगे, 1 ऑप्शन इधर का होगा। अब आपको पहचानना होगा कि कौन प्राइमरी डेटा का सोर्स नहीं है, और ये नहीं वाले क्वेश्चन आजकल एग्जाम में कुछ ज़्यादा ही आने लगे हैं। चलिए, अवेलेबल इन क्रूड फॉर्म। क्रूड फॉर्म का मतलब डेटा हमको ऐसा मिलेगा कि हमको उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। डेटा जैसा मिलता है हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर कंप्यूटर पे प्रोसेस करते हैं, तो इसलिए हमको इसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, जबकि सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी रिफाइंड है। एक्यूरेसी, प्राइमरी डेटा में एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी क्योंकि हम इसे खुद कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम पूरा ध्यान दे रहे हैं कि कहाँ पे ज़रूरत जैसी है वैसा डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। और इस वाले में रिलेटिवली लेस, यानी अगर इसकी अपेक्षा हम इसमें कंपेयर करें तो एक्यूरेसी कम होती है। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में बस जितना इस स्लाइड में है इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी पढ़ने के लिए तो 5-5 पेज लिखे हुए हैं किताबों में प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा पे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब करेंगे हम प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के, तो देख लेंगे, अगर कुछ मिस हो रहा है तो उसे भी कवर करवाएंगे। ठीक है, अगली स्लाइड पे आते हैं। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकता है। ओके, अब आते हैं आइडिया ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। तो इस आइडिया ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो इसमें अभी हम आपको बेसिक आइडिया तो पूरा ही बता देंगे, लेकिन सैम्पलिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं, 2 ही 3 मेन हैं जो आ सकती हैं, उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। जी सर, ये पूछना है कि इनमें से सबसे अच्छी विधि कौन सी है? फिर से बोलिए। इन सारी विधियों में सबसे अच्छी विधि कौन सी है? आप सैम्पलिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं कि प्राइमरी या सेकेंडरी डेटा की? कलेक्शन ऑफ डाटा की सर। कलेक्शन ऑफ डेटा में ज़रूरत के हिसाब से होता है, जैसे दोनों ही अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं कि कोई ख़राब है, सबके अलग अलग मेरिट्स हैं, अलग अलग डिमेरिट्स हैं। अब आपकी नीड कैसी है, जैसी आपकी ज़रूरत होगी आप वो मेथड अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास समय कम है तो आप जाहिर सी बात है सेकेंडरी डेटा लेंगे। अगर आपको जो रिसर्च करनी है उसके लिए आपको पैसा ग्रांट नहीं हुआ है तो आप सेकेंडरी डेटा लेंगे। अगर आपको पैसा मिला तो आप प्राइमरी डेटा लेके कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, पैसा चाहे जितना लग जाए, तो आप प्राइमरी डेटा लेंगे। तो इनकी मतलब अपनी अलग अलग मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, लेकिन यूज़ दोनों ही होते हैं। मोस्टली आजकल सेकेंडरी डेटा जो पर्सनल रिसर्च करते हैं वो सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं ज़्यादातर, इसलिए क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल है, आसानी से हमें मिल जाता है। ओके, बाकी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी ये नहीं कह सकते हैं कि ये अच्छा है या ख़राब है ना। इसको बिल्कुल वैसे ही समझ लो जैसे एक पिता के 2 पुत्र हैं, एक पढ़ने में अच्छा है एक पढ़ने में ख़राब है, तो आपसे कहा जाए इनमें से कौन अच्छा है तो क्या कहेंगे आप? हो सकता हो जो पढ़ने में ख़राब हो वो पापा की ज़्यादा सेवा करता हो, में भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं किसी को भला या बुरा कहने में। तो यहाँ पर हम मेथड्स के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह सकते कि कौन सा सबसे अच्छा है, दोनों ही अपनी जगह पर अच्छे हैं, जैसी हमारी ज़रूरत होती है वैसा हम डेटा लेते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडिया ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। तो सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में आज हम जानेंगे कि सैम्पलिंग होती क्या है
और यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग साफ साफ लिखा आइडिया, यानी कि आपको केवल सैम्पलिंग का आइडिया होना चाहिए कि सैम्पलिंग होती क्या है, पूरी डिटेल नहीं। पूरी डिटेल में सैम्पलिंग बहुत है, सैम्पलिंग इतनी है कि सैम्पलिंग पढ़ाने में आपको 3 महीने लग सकते हैं, तब भी आप पूरी सैम्पलिंग समझ नहीं पाएंगे जो नॉन स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड के हैं। तो बस आपको सैम्पलिंग का एक आइडिया लेना है कि सैम्पलिंग है क्या। तो सबसे पहले हम सैम्पलिंग के बारे में जानते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल्स लेकर चलेंगे, जिससे आप आसानी से समझ पाएँ कि सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग की अगर डेफिनेशन की बात करें, सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। सैम्पलिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम पॉपुलेशन से सैंपल को ड्रॉ करते हैं। तो इसके पहले कि हम सैम्पलिंग के बारे में जानें, क्यों ना हम पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में जान लें। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमको जानना है वो है पॉपुलेशन। व्हाट इज़ पॉपुलेशन? अगर पॉपुलेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो स्टैटिस्टिक्स वालों को छोड़कर बाकी लोग तो ये कहेंगे कि पॉपुलेशन यानी किसी जगह पर रह रहे लोग, जैसे कि इंडिया, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि अमेरिका, यही पॉपुलेशन है। लेकिन स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में पॉपुलेशन की डेफिनेशन कुछ अलग होती है। क्या होती है डेफिनेशन? इसमें हम कहते हैं द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स और यूनिट्स अंडर स्टडी, यानी कि हम उन लोगों को इकट्ठा करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। अभी हम एग्जांपल देंगे फिर आप समझ पाएंगे। द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल या फिर यूनिट्स अंडर स्टडी। अंडर स्टडी का मतलब जो भी हम अध्ययन करना चाह रहे हैं उसके अंतर्गत हम लोगों का मतलब ये इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या फिर प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, यूनिट्स भी हो सकती हैं। तो इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। जैसे कि मान लो हमें स्टडी करना है इनकम पे, हमें किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रह रहे लोगों की इनकम पे स्टडी करना है, तो हमारे लिए वही पॉपुलेशन मानी जाएगी जिनकी इनकम है एक्चुअल में, जो लोग उस जगह पर रह रहे हैं और जिनकी इनकम है। सपोज़ कर लो हमको स्टडी करनी है ग्रेजुएट के बाद लोगों की जॉब प्रेफरेंसेस पे। जॉब प्रेफरेंसेस का मतलब कि उनका कौन सी जॉब करने का ज़्यादा मन करता है। बहुत सारे ऑप्शन है, बैंकिंग सेक्टर है, सिविल सर्विसेज है, कोई एसएससी की तरफ मुड़ रहा है, कोई आईएसएस की तरफ जा रहा है, कोई आईएएस की तरफ जा रहा है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो लोगों का पहला रुझान क्या है, जॉब प्रेफरेंसेस वो किसको देते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो अब हमारी पॉपुलेशन कौन लोग होंगे, जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, किसी विद्यालय में या तो पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में है, वही लोग हमारे लिए पॉपुलेशन होंगे। अब हम गाँव में जाके किसान से पूछें आपके कौन से जॉब प्रेफरेंसेज है, तो वो हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं है। तो पॉपुलेशन इज़ द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स और यूनिट्स अंडर स्टडी, यानी जो कुछ भी हम अध्ययन करना चाह रहे हैं उससे जुड़े हुए लोगों का अगर हम एक समूह बना लें, दैट इज़ नोन एज पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के बारे में एक बात कही जाती है कि पॉपुलेशन थोड़ी सी बड़ी होती है। जाहिर सी बात है कि अगर हम सारे बच्चों को इकट्ठा करेंगे जो जॉब प्रेफरेंसेस वाले हैं, तो यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में मिलाकर कितने बच्चे होंगे, लाखों होंगे। तो ये लार्ज होती है, पॉपुलेशन बहुत लार्ज होती है। अब लार्ज पॉपुलेशन की स्टडी करना एक टिपिकल टास्क है। टाइम ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा खर्च होगा और एक्यूरेसी कम हो जाएगी। एक्यूरेसी कम क्यों हो जाएगी? इसलिए जब व्यक्ति के पास काम ज़्यादा होता है तब वो उसे बेमन से करना शुरू कर देता है और एक्यूरेसी कम हो जाती है। लेकिन अगर थोड़ा काम किसी को दिया जाए तो वो उसको पूरे मन से करता है। तो पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करते समय हमेशा एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो इन 3 पॉइंट्स को अगर हम ध्यान में रखें तो हम पूरे पॉपुलेशन की स्टडी ना करके इससे एक छोटा सा सैंपल लेते हैं। अब सैंपल आ गया। सैंपल का मतलब क्या होता है? सैंपल का मतलब पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। एक बात और सैंपल के बारे में कही जाती है, शुड बी रैंडम। सैंपल कैसा होना चाहिए? रैंडम होना चाहिए। इसका मतलब क्या, इसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों कहा गया कि सैंपल रैंडम होना चाहिए। तो अब पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया गया, हम पूरे पॉपुलेशन की स्टडी ना करके सिर्फ एक सैंपल की स्टडी करेंगे और सैंपल की स्टडी के आधार पर हम ये बता देंगे कि पूरी पॉपुलेशन में लोगों का जॉब प्रेफरेंसेस क्या है, एक आइडिया दे देंगे इसके बारे में। वो आइडिया एग्जैक्टली करेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी 90% अबव करेक्ट होगा वो आइडिया। और ये सब कैसे होता है, इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हैं, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको बस जानना है कि सैम्पलिंग होती क्या है। सैम्पलिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ ड्राइंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो इस सैंपल को लेने के बहुत सारे तरीके हैं।
तो इसके पहले कि हम सैंपल को लेने के तरीके पर पहुँचे, पहले हम सैंपल के बारे में जानते हैं और ये कैसे रैंडम हो सकता है हम ये जानते हैं, और इस पर बेस्ड रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट का मतलब क्या है? हमारे शरीर में जो खून बह रहा है वो पॉपुलेशन है। अगर हमको अपने शरीर में बीमारियां चेक करवानी है तो हम अपना क्या करेंगे, थोड़ा सा सैंपल देंगे, ना कि पूरा खून। तो ब्लड टेस्ट यहाँ पर सैंपलिंग के थ्रू ही किया जा सकता है। किसी के शरीर से हम पूरी पॉपुलेशन यानी पूरा खून तो ले ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल। फिर तो ब्लड टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं रह गया अगर पूरा ले लिया गया तो सैम्पलिंग यहाँ पर एप्लीकेबल इसलिए है बिकॉज कंप्लीट एन्यूमरेशन इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड, हमको किसी डिस्ट्रक्टिव मटेरियल की टेस्टिंग करनी है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब जो यूज करने के बाद नष्ट हो जाए, डिस्ट्रक्टिव मटेरियल। तो जैसे कि मान लो दीपावली में एक दुकान वाले ने सोचा कि हम पटाखे की दुकान लगाएंगे, तो वो किसी के पास खरीदने के लिए पहुंचा। खरीदने के लिए जब पहुंचा तो उससे कहता है कि आपके पटाखे अच्छे हैं, हम ये कैसे मान लें? तो कहता है टेस्ट करके देख लो, सैम्पलिंग कर लो, थोड़े से लेके चेक कर लो। तो थोड़े से जो लिए गए वो डिस्ट्रक्ट हो गए। तो अब उसने कहा कि ये थोड़े से जो आपने दिए थे ये अच्छे थे, लेकिन सारे अच्छे हैं इसकी क्या गारंटी है? तो क्या आप सारे पटाखे चेक कर सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि टेस्ट करने के बाद तो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, फिर तो सैम्पलिंग का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो इस वाली सिचुएशन में भी कंप्लीट एन्यूमरेशन पॉसिबल नहीं है, हम केवल और केवल सैम्पलिंग ही कर सकते हैं। तो सैम्पलिंग का एक ये भी फ़ायदा है कि उन चीज़ों के बारे में भी हम पूरी डिटेल हासिल कर लेते हैं जो शायद पूरे पॉपुलेशन की स्टडी करने पर नष्ट हो जाती। चलिए, तीसरा हम सैम्पलिंग कहाँ करते हैं? तो बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है, चूँकि अब इसका यूज़ बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी कभी न कभी कहीं ना कहीं हो रहा होता है। जैसे आप लोग भंडारे में जाओ तो देखो, भंडारे में प्रेशर कुकर में इतना बड़ा प्रेशर कुकर है ही नहीं कि जो सारे चावल को एक साथ पका ले। तो बहुत बड़े बड़े से पॉट होते हैं जिसको हम कहते हैं भगोने, सबने नाम सुना होगा। तो जब इसमें चावल पकता है तो चावल में हम लोग क्या ये पक गया है इसकी जांच कैसे करते हैं? क्या पूरा चावल चेक करते हैं? नहीं, थोड़ा सा लेते हैं सैंपल के फॉर्म में और उसको चेक कर लेते हैं और बता देते हैं कि द पॉट इज़ रेडी फॉर ईटिंग, ये पूरा का पूरा भगोना खाने के लिए तैयार है। यहाँ पर भी सैम्पलिंग हो रही है। तो सैम्पलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम जानते हुए या फिर ना जानते हुए, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली यूज कर रहे हैं, बट हम इसका नाम से कभी वाकिफ नहीं हुए कि ये सैम्पलिंग है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक वर्ड रैंडम लिखा है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे भी कि ये रैंडम क्यों होना चाहिए। ठीक है, थोड़े से और एग्जांपल्स ले लेंगे उसके बाद। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज कर लो कि आपके घर में शादी पड़ी और आपको शादी में 50 किलो मिठाई खरीदनी है। तो 50 किलो मिठाई खरीदने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले थोड़ी सी मिठाई खाकर चेक करेंगे, अच्छी होगी तो ही लेंगे सारी की सारी। तो यहाँ पर आपने क्या किया? सैम्पलिंग के थ्रू चेक कर लिया कि ये खाने में कैसी है, हम इसको लेकर जा रहे हैं किसी के घर तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो आपने सैम्पलिंग कर ली। अब यहाँ पर रैंडम का कॉन्सेप्ट कैसे आता है? रैंडम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो 50 केजी की आपने लिया मिठाई, ये एक पॉट में तो होगी नहीं, छोटे छोटे कई पॉट में रखी होगी। आपने इसका चेक कर लिया, लेकिन ये 4 अच्छे हैं कि नहीं, इसकी जांच कैसे हो? तो आपको थोड़ा सा यहाँ से लेना है, थोड़ा सा यहाँ से लेना है, थोड़ा सा यहाँ, यानी कि पूरी पॉपुलेशन कवर हो जाए, इस तरह से आपको सैम्पलिंग करनी है। तो जब आपने सारे पॉट से थोड़ा थोड़ा लेकर चेक किया तो आपने ओके किया कि हाँ ये सारे पॉट रेडी हैं खाने के लिए। अब ब्लड टेस्ट कैसे रैंडम है? तो ब्लड तो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म तो ऑलरेडी रैंडम होता है। कैसे, ये भी आप समझ सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि हमने आपको 1 कप चाय दी, आप बताइए कितनी मीठी है, तो क्या पूरी चाय पीकर बताएंगे? थोड़ी सी पी लेंगे, बता देंगे कि कितनी मीठी है। अब ये थोड़ी सी पी थी तो इसमें रैंडमनेस कहाँ आई? रैंडमनेस बिल्कुल है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में वो पूरा का पूरा हर जगह सेम है। तो जब हर जगह सेम है तो हम कहीं का भी ले लें तो ऑलरेडी रैंडम है। तो लिक्विड फॉर्म वाला ऑलरेडी रैंडम है। डिस्ट्रक्टिव मटेरियल में भी हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, इस वाले में भी हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। भगोने में अगर हम ऊपर का चावल चेक कर लें तो हो सकता है नीचे का जल जाए, नीचे का ले लें तो हो सकता है ऊपर का कच्चा रह जाए। तो हम उसको पहले मिलाते हैं, मिलाने के बाद थोड़ा सा लेते हैं, तब सैम्पलिंग करते हैं। तो ये भी एक तरह से रैंडम है। और भी एग्जाम्पल्स हैं सैम्पलिंग के। अभी तो आजकल मोबाइल है, गूगल फ़ोन की मदद से सभी लोग एग्ज़ाम देने के लिए अपने अपने सेंटर पर ईजिली पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी था कि लोग स्टेशन पहुंचते थे पेपर देने के लिए, फिर स्टेशन पे पूछते थे ये स्कूल कहाँ पड़ेगा, और स्कूल भी ऐसे ऐसे कि
ढूंढने वाला ना ढूंढ पाए कहाँ पे है, तो वो लोग क्या करते थे, जब स्टेशन पे उतरे तो स्टेशन पे एक आदमी को पकड़ लिया, इससे पूछा कि सेंटर कहाँ है, तो उसने कहा इधर चले जाइए। अब क्या उसको चले जाना चाहिए? नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स का बंदा है, ये एक लोगों से पूछने के बाद नहीं, कम से कम 3-4 लोगों से पूछेगा तब जाएगा। अब रैंडमनेस कैसे आई? मान लो उसने आस ही पास खड़े 2-3 लोगों से पूछ लिया और सबने कहा इधर चले जाओ, उसको लगा तीनों लोग सही बता रहे हैं, इधर चलते हैं। इधर की गली सुनसान थी, तीनों लोग पीछे से आए और उसको लूट लिए। यहाँ भी रैंडमनेस जरूरी है। आप एक ही जगह पर खड़े हुए व्यक्तियों से मत पूछिए, एक व्यक्ति यहाँ का उठाइए, पूरी स्टेशन पे जो लोग हैं वो आपके लिए पॉपुलेशन है, आपने रैंडमली उनमें से कुछ लोगों को चूज किया, रैंडमली मतलब पूरी पॉपुलेशन से 3 लोगों को चूज करिए, अगर तीनों एक ही तरफ बताते हैं तब आप उस तरफ जाइए। और रैंडमली इसलिए ताकि वो लोग प्लानिंग ना करें, मे बी सिचुएशन अगर कर सकती है, तो यहाँ पर भी सैम्पलिंग जरूरी है। आप पूरी पॉपुलेशन पे खड़े लोगों से पूछेंगे तो आपका टाइम वहीं बीत जाएगा, तो आपको सैम्पलिंग ही करनी है। सैंपल में 2-3 लोगों को लेंगे, पूछेंगे और डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और रैंडम क्यों जरूरी है, ये भी आपने देख लिया। आप मार्केट में गेहूं खरीदने गए, गेहूं एक बोरे में लगा हुआ है, गेहूं को चेक करने के लिए एक मेटल का औजार आता है, इसको हम बोरे में डालते हैं और थोड़ा सा गेहूं बाहर आ जाता है। तो हमने ऊपर का चेक कर लिया सैंपल लेकर और बताया कि गेहूं अच्छा है, लेकिन हो सकता है और नीचे का खराब हो, तो हमको पूरे बोरे में से कई जगह से लेकर फिर टेस्टिंग करनी है कि ये अच्छा है या नहीं। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग। अब आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे जुड़े हुए कि सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं, और अगर नहीं तो कहाँ पर क्या दिक्कत है बताइए। चलिए क्लियर है सर। चलिए ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि आप लोगों को सैम्पलिंग समझ में आई। तो सैम्पलिंग करने के जो तरीके होते हैं उनमें हमको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि पॉपुलेशन का एक पार्ट लेना है, दूसरी बात वो पार्ट जो हमने लिया है वो रैंडम होना चाहिए। रैंडम किस लिए, ये आप अच्छे से समझ गए हैं। तो अब हम एक स्लाइड और ले लेते हैं और सैम्पलिंग के कुछ टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं।